ओके, वेलकम आप सभी को। देखिए, अपना जो नेक्स्ट पार्ट है फंजाई में वो अपन अब आगे बढ़ेंगे। और अभी अपन बात करने वाले हैं एस्कोमाइसीड्स, है ना। देखो, एस्कोमाइसीड का दूसरा नाम तो होता है सैक फंजाई। सैक का मतलब बैग, बैग जैसा। क्योंकि इनमें क्या होता है कि जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात आती है तो जो एक स्ट्रक्चर बनती है उसमें जहाँ पे स्पोर्स बनते हैं, न्यू स्पोर्स, वो एक्चुअल में एक थैली जैसी संरचना होती है जिसको अपन एस्कस बोलते हैं। तो एस्कस क्या होता है कि एक बैग लाइक स्ट्रक्चर है। और एस्कोमाइसीड्स में एस्कस का बनना एक मुख्य विशेषता होती है। ठीक है, तो इसीलिए इनका जो नाम है वो सैक फंजाई है। वैसे एस्कोमाइसीड हायर फंजाई में इंक्लूड होंगे। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि हायर फंजाई में एस्कोमाइसीड्स भी आते हैं और बेसिडियो भी आते हैं, यानी कि एस्को भी आएगा और बेसिडियो भी आएंगे, दोनों आते हैं। ओके, यानी कि आपका है ना ओमाइसीड्स, जैगोमाइसीड्स वो है ना लोअर में रह गए। ड्यूटेरोमाइसीड्स हैं वो टैक्सोनॉमिकली ग्रुप ही नहीं, वो तो टेम्परेरी ग्रुप होता है जिनकी हमें सेक्सुअल फेज पता नहीं होती है। इसके बाद में हम देखें कि इनका जो बॉडी है ना, थैलस की बात करें तो यहाँ आपको वेल डेवलप माइसीलियम मिलेगा, उसमें सेप्टा मिलेंगे। ठीक है, इससे पहले जो मेंबर पढ़े आपने लोअर फंजाई, उनमें सेप्टा केवल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स होते हैं, उनके बेस पे होता है, बाकी सेप्टा नहीं होता है। हाँ, ब्रांचिंग तो आपको वहाँ भी मिलती है ना। ब्रांचिंग कोई बड़ा करेक्टर नहीं है, सेप्टा एक बड़ा करेक्टर है। अब जैसे ही सेप्टा है ना पट बनने लग जाएंगे तो सेल्स के अंदर नंबर ऑफ न्यूक्लियस वो फिक्स हो जाएगा। ठीक है, और सेप्टा भी आपको ध्यान देना है कि जो फंजाई के जो सेप्टा होते हैं, या अभी तो अपन एस्को की बात कर रहे हैं, तो सेप्टा के अंदर क्या होता है कि पोर होता है। सेप्टा पूरा बंद नहीं होता है ना। जैसे आप इसका डायग्राम बनाएं, जैसे ये दो सेल आप दिखाएं तो ये सेप्टा है ऐसे। तो सेप्टा बीच में से क्या है, पोर है इसके अंदर, सेंट्रल पोर। अब पोर होने से हम इसको बोलते हैं परफोरेटेड, छिद्रित। और ये क्या है कि इनकम्प्लीट है, सेप्टा क्या है, इनकम्प्लीट सेप्टा, यानी कि पार्टीशन भी हुआ और पूरा नहीं हुआ, इनकम्प्लीट सेप्टा। अब इनकम्प्लीट होगा तो बीच में जो गैप रह गया दैट इज पोर। ठीक है, एस्कोमाइसीड के अंदर जो हमें सेप्टा के बीच में पोर मिलेगा दैट इज ए सिंपल पोर, क्योंकि इसके बराबर में जब हम बेसिडोमाइसीड को देखेंगे आगे तो उसमें क्या होता है कि उसमें जो पोर बनता है वो स्पेशल होता है और वहाँ एक प्रकार की स्वेलिंग भी होती है, कवरिंग भी होती है, उसको अपन डोलीपोर सेप्टा बोलते हैं। तो सिंपल पोर एस्को में मिलेंगे और डोलीपोर है वो बेसिडियो में मिलेंगे। ठीक है, तो एस्को में डोलीपोर नहीं है, डोलीपोर आप बेसिडियो के लिए ना फिक्स रखोगे, बेसिडियो में होते हैं। ठीक है, इसके बाद में अगला मैटर आता है कि एनेस्टोमोसिस। देखो, एनेस्टोमोसिस क्या होता है कि एनेस्टोमोसिस की हिंदी होती है शाखा मिलन, यानी कि ब्रांचेज, यानी कि हाइफे। हाइफे आपस में क्या हो जाते हैं, फ्यूज हो जाते हैं, है ना। तो आप लिख सकते हो फ्यूजन अमोंग वेजिटेटिव हाइफे। तो अगर जो आपके कायिक कवकजाल है उसके जो तंतु हैं, अगर वो वेजिटेटिव भाग आपस में फ्यूज करते हैं तो ये एक प्रकार का क्या हो गया, ये हो गया प्लाज्मोगेमी।
क्योंकि जब भी दो सेल फ्यूज होती हैं तो पहले उनका जो कोशिका द्रव्य है वो मिक्स होता है, उसको बोलते हैं प्लाज्मोगेमी, और उसके बाद में उनका जो केंद्रक वाला हिस्सा होते हैं वो मिक्स होते हैं, उसको बोलते हैं कैरियोगेमी। तो एनेस्टोमोसिस इज ए टाइप ऑफ कैरियोगेमी, है ना, कि एनेस्टोमोसिस प्लाज्मोगेमी के बराबर का होता है, नहीं प्लाज्मोगेमी ही है। जैसे मान लो आपने कहा कि मेल गैमेट फीमेल गैमेट वो फ्यूज होते हैं, तो वो भी क्या प्लाज्मोगेमी है, लेकिन वो वेजिटेटिव सेल्स नहीं है, वो रिप्रोडक्टिव सेल्स हैं। तो वेजिटेटिव जो पार्ट है वो आपस में जुड़ जाते हैं, उसको अपन बोलेंगे एनेस्टोमोसिस। और जुड़ने का मतलब ये है कि एक प्लस स्ट्रेन वाला और एक माइनस स्ट्रेन वाले हाइफे जब आपस में जुड़ेंगे, है ना, तो वो कुछ वैसा ही है जैसे आपने लास्ट हेटेरोथेलिज्म पढ़ी। तो हेटेरोथेलिज्म का कनेक्शन तो ये था कि जब अपोजिट स्ट्रैंड के जाइगोमाइसीट के मेंबर्स में आप हाइफे टच कराते हो ना, तो वहाँ पे जाइगोस्पोर बनता है। और जाइगोस्पोर क्या है, रिप्रोडक्शन का रिजल्ट है, सेक्स और रिप्रोडक्शन का रिजल्ट होता है, राइट। एक बात अगर आपको याद आ रही हो, लास्ट क्लास में हमने लिया था कि जो आपके हायर फंजाई हैं इनके अंदर रिप्रोडक्टिव अपरेटस जो है वो रिड्यूस होता जा रहा है। सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव अपरेटस, अपरेटस का मतलब होता है जैसे आप लैब में काम करते हो तो वहाँ पे जो उपकरण होते हैं, जो ग्लासवेयर्स होते हैं, वो अपरेटस ग्लासवेयर्स वो सब, यानी कि जिनसे आप काम करते हो, ठीक है। तो सेक्स और रिप्रोडक्शन किन से होता है, एंथ्रीडियम ओवोनियम, है ना, मेल गैमेटेंजियम फीमेल गैमेटेंजियम, यानी कि प्लस माइनस वाले जुड़ना या मेल फीमेल वाले जुड़ना, ये सेक्सुअल स्ट्रक्चर का मामला होता है। लेकिन यहाँ पे ये काम कौन करता है, ये काम तो यहाँ पे वेजिटेटिव हाइफे ही कर रहा है। यानी कि होता क्या था कि जैसे आपके पास माइसीलियम होता है, उसी के ऊपर ओवोनियम बनता है, लेकिन यहाँ पे जो हाइफा है वो खुद ही उसकी तरह काम करने लग जाता है। यानी कि गैमेटेंजिया वाले जो काम है वो हाइफे कर रहा है। तो जो सेक्स और रिप्रोडक्शन के लिए जो चीजें चाहिए थी वो क्या है, वो रिड्यूस हो गई है। एल्गी में क्या होता है कि सेक्स और रिप्रोडक्शन अपरेटस है वो आप जैसे जैसे आप फियोफाइट से रोडोफाइट की तरफ जाते हो तो एडवांस हो जाता है, और फंजाई के अंदर वो रिड्यूस हो जाता है, उसमें चीजें हैं वो कम हो जाती हैं। यानी कि यहाँ पे डायरेक्ट जो हाइफे है वही काम करने लग जाते हैं। तो सेक्स और रिप्रोडक्शन जो है वो भी यहाँ पे आपको ध्यान होना चाहिए कि जो अपरेटस वाइज जो कॉन्सेप्ट है ना, कि आपको सेक्स और रिप्रोडक्शन पूरा करने के लिए क्या चाहिए, वो चीजें कम हो जाती हैं, राइट। हाँ, तो एनेस्टोमोसिस क्या है, यहाँ पे बहुत ज्यादा मिलेगी। बहुत ज्यादा मिलने का मतलब ये हो गया कि इन फंजाई के अंदर जैसे ही हाइफे बनेंगे तो वो हाथों हाथ क्या करते हैं, एनेस्टोमोसिस में जाते हैं, ठीक है। अब एनेस्टोमोसिस में क्या हुआ था कि दो अपोजिट स्ट्रैंड के हाइफे आपस में उन्होंने एक दूसरे के साथ में जैसे टच किए, प्लाज्मोगेमी हो गई, ठीक है। अगला बात क्या होता है कि प्लाज्मोगेमी तो उनमें हो जाती है, यानी कि दोनों अपोजिट न्यूक्लियाई एक साथ तो आ गए, लेकिन उसके बाद में जो कैरियोगेमी होनी चाहिए वो कैरियोगेमी नहीं होती है। इसको अपन बोलते हैं डिलेड कैरियोगेमी, है ना। वरना क्या होता है कि प्लाज्मोगेमी होगी, इसके जस्ट बाद में कैरियोगेमी हो जानी चाहिए। लेकिन चाहे आपका एस्को हो चाहे बेसिडियो हो, दोनों में ही लागू होता है कि कैरियोगेमी होती तो है लेकिन बहुत बाद में होती है, लेट होती है। तो उसको अपन बोलते हैं डिलेड कैरियोगेमी, डिलेड कैरियोगेमी।
तो डिलेड कैरियोगेमी की वजह से एक सेल में दो न्यूक्लियाई आ जाते हैं, उसको अपन बोलेंगे डाइकैरियोटिक फेज या डाइकैरियोफेज। तो हायर फंजाई के अंदर डाइकैरियोफेज पाई जाती है क्योंकि एनास्टोमोसिस बार बार होती है और कैरियोगेमी होती नहीं है, तो डाइकैरियो ही आपको मिलेगी। यानी कि लाइफ का जो मेन हिस्सा होता है वो डाइकैरियोफेज होगा, है ना। जैसे अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन में बात करते हैं तो मुख्य जो प्रावस्था है या जीवन का अधिकांश जो हिस्सा है वो इन कवकों में क्या मिलेगा आपको, डाइकैरियोटिक कंडीशन मिलेगी। तो डाइकैरियोटिक कंडीशन का मतलब हो गया कि आपके पास ये सेल्स हैं और इनमें सेप्टा तो है ही, लेकिन इनमें जो कैरियन है वो दो प्रकार के हैं। दिस इज डाइकैरियो। कहाँ से आए थे? ये एक्चुअल में दो हाइफे थे, एक प्लस वाला और एक माइनस वाला, उनके बीच में एनास्टोमोसिस हुई, उससे दोनों एक साथ आ गए। एक सेल में दोनों का एक साथ आ जाना, ये हो गया डाइकैरियोटाइजेशन, द्विकेंद्र की भवन। और फेज को अपन बोलेंगे डाइकैरियोफेज। और लाइफ के अंदर बहुत जल्दी आ जाती है क्योंकि हाइफे हैं, प्राइमरी हाइफे, इनको आप प्राइमरी भी बोल सकते हो। प्राइमरी जो होते हैं उनमें एक सेल में एक ही न्यूक्लियस है, तो वो हो जाएगा मोनोकैरियोटिक, और ये हो गया हमारा डाइकैरियोटिक। और डाइकैरियोटिक को सेकेंडरी भी बोलते हैं क्योंकि जीवन में पहले प्राइमरी बनता है, जैसे आपका एस्कोस्पोर जर्मिनेट करेंगे या बेसिडियोमाइसीट के अंदर बेसिडियोस्पोर जर्मिनेट करेंगे, है ना। तो ये कहाँ से आएगा, मियोस्पोर जर्मिनेट करेंगे। तो एस्को में मियोस्पोर एस्कोस्पोर होते हैं और बेसिडियोमाइसीट में मियोस्पोर है वो बेसिडियोस्पोर होते हैं। मियोसिस के बाद में बनने वाले स्पोर को मियोस्पोर बोलते हैं। मियोस्पोर जो भी होते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं। तो प्राइमरी माइसीलियम भी कैसा होगा, हैप्लॉइड होगा। सेकेंडरी माइसीलियम भी हैप्लॉइड ही होता है, डिप्लॉइड नहीं है। डिप्लॉइड कब बोलते हैं, जब ये दोनों फ्यूज हो जाए, क्योंकि अभी ये भी क्या है, एन है, ये भी एन है, तो ये डाइकैरियन है, सिनकैरियन नहीं है। दोनों न्यूक्लियस अलग अलग है, डाइकैरियन, दोनों फ्यूज हो जाए। जैसे आप इसको ऐसे दिखाएं कि ये तो हो गया प्लस वाला और ये माइनस वाला, तो अब ये क्या है, सिनकैरियन है। और जो आपने अभी यहाँ बना रखा था, दिस इज डाइकैरियन। तो जब ये फ्यूजन की बात आती है तो ये एक्चुअल में कैरियोगेमी है। और कैरियोगेमी कहाँ होती है, जब आप वापस से एस्कस बनाते हो, एस्कस मदर सेल, या उधर बेसिडियम का फॉर्मेशन होता है। तो कहने का मतलब है कि लाइफ में आपको तीनों चीज़ें मिलेंगी, मोनोकैरियन, डाइकैरियन और सिनकैरियन। लेकिन मोनोकैरियन तो हाथों हाथ बनता ही है। मोनोकैरियन तुरंत एनास्टोमोसिस करके डाइकैरियन बना देते हैं, और फिर डाइकैरियन बहुत लंबे समय तक सिनकैरियन नहीं बनाता। इसलिए लाइफ के अंदर डाइकैरियोटिक फेज है वो ज़्यादा बड़ी हो जाती है। तो जो हायर फंजाई हैं उनके लाइफ के अंदर सेकेंडरी माइसीलियम पाया जाता है, सेकेंडरी माइसीलियम पाया जाता है। थोड़ा सा इसमें है ना, यहीं पे अपन देख सकते हैं कि जैसे आपने कहा एस्कोस्पोर, तो वो मियोस्पोर है, वो है मियोस्पोर। उसके जर्मिनेशन से बनेगा प्राइमरी माइसीलियम, वो होता है मोनोकैरियोटिक। और फिर उसमें अपन कराएंगे एनास्टोमोसिस, तो बनेगा डाइकैरियन, और वो क्या है, सेकेंडरी माइसीलियम। और सेकेंडरी माइसीलियम है
है ना, जो डाइकैरियोन है सेकेंडरी माइसीलियम, उससे फिर बाद में बनेगा सिनकैरियोन। और सिनकैरियोन कहाँ बनेगा, जैसे अब आप एस्कोमाइसीट की बात कर रहे हैं तो एस्कस मदर सेल में, और सिनकैरियोन ही क्या है, कैरियोगेमी है। और एनेस्टोमोसिस ही क्या है, प्लाज्मोगेमी है। तो प्लाज्मोगेमी और कैरियोगेमी के बीच में गैप है, यानी कि सेकेंडरी माइसीलियम बनेगा, वो ग्रो करेगा, फैलेगा, फिर उसमें एस्कस बनना चालू होता है। ठीक है, फिर आगे जो बात आती है वो ये आती है कि यहाँ पे जो परफेक्ट स्टेज है, परफेक्ट स्टेज अपन बोलते हैं सेक्स और रिप्रोडक्शन को। तो परफेक्ट स्टेज के रूप में है ना, यहाँ पे जो चीज़ें बनती हैं, जैसे स्पोर जो बनता है वो तो हो गया आपका एस्कोस्पोर। एस्कोस्पोर के लिए आपको ध्यान देना है कि जो एस्कोस्पोर होंगे वो हमेशा ही एस्कस के अंदर बनते हैं। ऐसा कोई कंडीशन नहीं मिलेगा कि वो बाहर बने। तो जब कोई स्पोर है ना किसी स्ट्रक्चर या स्पोरेंजियम के अंदर बनता है तो उसको अपन बोलते हैं एंडोजीनस, एंडोजीनस ओरिजिन उनका। ठीक है, एस्कोस्पोर जो बनेंगे वो हमेशा ही मियोसिस से बनते हैं, तो मियोस्पोर हैं, हैप्लॉइड हैं। उनकी जो संख्या होती है वो होती है 8। तो नॉर्मल जो नंबर है वो 8 नंबर होता है। एस्कस के अंदर बनते हैं, विद इन द एस्कस, एस्कोस्पोर। और अगर किसी फंगस के अंदर एस्कोस्पोर बन रहे हैं, इसका मतलब वो एस्कोमाइसीट है। ठीक है, हाँ, तो हमें यहाँ पे एस्कस मिलेगा। और एस्कस अकेले नहीं बनते हैं, एस्कस गुच्छे में बनते हैं। और कई सारे एस्कस गुच्छा भी बनाते हैं, और उनको प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ वेजिटेटिव हाइफे हैं, वो उनकी हेल्प भी करते हैं। तो कई सारे एस्कस और काफ़ी सारा जो स्ट्राइल पार्ट है वो जब मिलेगा तो उससे एक संरचना बनती है, स्ट्रक्चर बनती है, उसको अपन बोलते हैं एस्कोकार्प। यानी कि एस्कस जो हैं वो बनेंगे इन ग्रुप्स, अकेला नहीं बनता है। और एस्कस का पूरा जो ग्रुप है इसके पास कवरिंग और होती है, ये कवर्ड होता है। तो पूरी जो स्ट्रक्चर बनती है उसको अपन बोलेंगे एस्कोकार्प। एस्कोकार्प एक प्रकार से है ना, जैसे फंगस का रिप्रोडक्शन हुआ तो उसमें एस्कस बने, तो एस्कस से एक प्रकार से फ्रूट है ना, तो इसको अपन बोल सकते हैं फ्रक्टिफिकेशन। फ्रक्टिफिकेशन को हिंदी में बोलते हैं फलन पिंड। तो फलन पिंड है ना, जैसे आप एल्गी पढ़ते हो, सपोज एल्गी में आपके पास आता है जैसे पॉलीसाइपोनिया पड़ा, तो पॉलीसाइपोनिया में जब आप रिप्रोडक्शन करवाते हो तो उसके बाद में सिस्टोकार्प बनता है, तो वो फलन पिंड है। ऐसे आप यहाँ देख रहे हो कि सब सारा कुछ जब फिनिश हो जाएगा तो एक डिजाइन बनती है, उसी में सब कुछ होता है, तो उसका नाम होता है फ्रक्टिफिकेशन। तो एस्कोमाइसीट वाली चीज़ों को बोलते हैं एस्कोकार्प। बेसिडियो में जो बनता है उसको बोलते हैं बेसिडियोकार्प, है ना। बेसिडियोमाइसीट में जैसे अपन ये दिखाते हैं, तो दिस इज बेसिडियोकार्प। जो अपन नॉमेनक्लेचर प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी करते आ रहे हैं ना, प्राइमरी बोला सेकेंडरी बोला, वैसे इनको अपन बोल सकते हैं टर्सरी स्ट्रक्चर।
जैसे प्रोटीन की स्ट्रक्चर होता है प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्सरी स्ट्रक्चर, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, वैसे ही एस्कोमाइसीड के लाइफ साइकिल के अंदर प्राइमरी माइसीलियम, सेकेंडरी माइसीलियम, टर्सरी माइसीलियम ऐसे नाम आते हैं। टर्सरी का मतलब यहाँ पे जैसे प्राइमरी का मतलब मोनोकैरियन होता है, सेकेंडरी का मतलब है ना जैसे डाइकैरियन होता है, सेकेंडरी माइसीलियम जो है वो डाइकैरियोटिक माइसीलियम होता है। तो टर्सरी का मतलब ट्राइकैरियन नहीं है। टर्सरी का मतलब क्या होता है? फ्रक्टिफिकेशन है, यानी कि ऐसा बॉडी जिसमें एस्कस है, या आप बेसिडियो में जाएंगे तो ऐसा बॉडी जिसके अंदर बेसिडियो स्पोर्स होते हैं। तो वो जो डिज़ाइन बनती है, क्योंकि जो हाइफे होते हैं वो तो बहुत पतले धागे से होते हैं, वो तो दिखते ही नहीं अपन को। दिखता है वो तो केवल क्या दिखता है? फ्रूटिंग बॉडी दिखती है। फ्रक्टिफिकेशन को अपन फ्रूटिंग बॉडी भी बोल सकते हैं। तो एस्कोमाइसीड के केस के अंदर फाइनली जब रिप्रोडक्शन पूरा होता है तो कुछ संरचनाएं बनती हैं और इनको बोला जाता है एस्कोकार्प, जो एक प्रकार के क्या है? फनल पिंड होते हैं। ऐसे अगर हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें कि एस्कोमाइसीड में जब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर हम देखेंगे तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमेशा ही जैसे स्पोर है, कोनिडिया है, ये बनते हैं। जैसे आप फाइकोमाइसीड में थे तो स्पोरेंजिया बने थे, है ना। बाद में आपने देखा कि जब मेंबर्स हैं वो टेरिस्टियल हैबिट की तरफ आते हैं तो उनके अंदर हवा से डिस्पर्स होने वाले स्पोर्स बन जाते हैं, कोनिडिया जिनको बोलते हैं। तो यहाँ अपन को कोनिडिया मिलेंगे और कोनिडिया का डेवलपमेंट हमेशा ही बाहर होता है, एक्सोजेनस। तो एस्कोमाइसीड्स के अंदर जो स्पोर है या जो एस्कोस्पोर है वो तो बनते हैं एंडोजिनस, और जो कोनिडिया है वो बनते हैं एक्सोजेनस, राइट। दूसरी खास बात यह आएगी कि यहाँ पे है ना लाइफ के अंदर दोनों में ही लागू हो जाएगा, चाहे आपका ये एस्को हो चाहे बेसिडियो हो, फ्लैजिला नहीं है। मोटाइल सेल्स कंप्लीटली एब्सेंट। तो उधर तो देखो एल्गी में तो आता है साइनोफाइसी, कि जो साइनोफाइसी के मेंबर्स हैं उनके अंदर फ्लैजिला है वो नहीं पाए जाते, है ना। इधर आप देखेंगे तो आपके पास आ जाएंगे हायर फंजाई ना, जिनमें एस्को बेसिडियो दोनों आते हैं। इनकी लाइफ के अंदर चाहे सेक्सुअल हो चाहे एसेक्सुअल हो, किसी भी फेज के अंदर या इवन गैमेट्स लें, फ्लैजिला होता ही नहीं है। मोटाइल सेल्स ऑल टुगेदर एब्सेंट। तो ये कुछ मतलब वेरी बेसिक पॉइंट्स जो एस्कोमाइसिस का कोर है, मतलब ये उसकी लाइफ में होता ही होता है। हाँ, ये अलग बात है कि यहाँ पे जब आप यीस्ट पढ़ेंगे तो यीस्ट तो क्या है कि एक यूनिसेलुलर एस्कोमाइसिड मेंबर है, सैकरोमाइसिस सिर्वेसी। तो जो यूनिसेलुलर है उनमें तो बातें अलग हो जाती हैं, उनमें ये सब लागू नहीं होगा, वो होलोकार्पिक हो जाते हैं। हाँ, बट नॉर्मली जो मेंबर्स हैं वो सब ऐसे ही हैं, उनके अंदर वेल डेवलप सेप्टेड प्रोफ्यूजली ब्रांच माइसीलियम है, बार बार एनास्टोमोसिस होती है, डाइकैरियोटिक फेज मिलती है, एस्कस बनता है, एस्कोकार्प बनते हैं, ये सब उनका एक कॉमन फीचर होता है। और देखिए आगे अपन कुछ और पॉइंट्स को लेते हैं। जैसे नॉर्मली अपन ने बात की कि जो माइसीलियम है उसके अंदर जो सेल्स हैं वो मोनोकैरियोटिक माइसीलियम बनेगा। तो मोनोकैरियोटिक जो सेल्स होते हैं वहाँ पे क्या होगा कि एक जो सेल होती है उसमें एक ही कैरियन होता है, ठीक है। ये तो हो गया मोनोकैरियन। अगर आप इसमें ऐसे दिखा देते हो दो, तो ये हो गया डाइकैरियन। लेकिन दोनों एक जैसे हैं तो ये हो गया होमोडाइकैरियन। अगर आप इसमें दो दिखाते हो लेकिन दोनों अपोजिट स्ट्रैंड के हैं, है ना, तो ये हो गया, ये होने को तो डाइकैरियन ही है लेकिन ये है
हेटेरोडाइकेनोन, ठीक है। ये प्राइमरी माइसीलियम है, ये दोनों क्या है, सेकेंडरी माइसीलियम है। लेकिन कुछ एक मेंबर्स में अपन को क्या मिलेगा, मल्टी न्यूक्लिएट सेल्स मिलेंगे, यानी कि नंबर ऑफ न्यूक्लियाई है वो कई सारे हैं। तो ये जो कंडीशन है ये है मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन। तो कुछ मेंबर्स हैं जिनके अंदर जैसे कि पायरोनेमा है ना, डिपोडेस्कस है, मोर्चेला है, इनके अंदर है ना, ये मोनोडाई जैसा नहीं है। जैसे अपन सिनोसिटिक की बात करते हैं, सिनोसिटिक में क्या होता है, सेप्टा नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे सेप्टा है। सेप्टा का पाया जाना तो एस्कोमाइसिट का करेक्टर है, लेकिन सेल्स वो कैसी होगी, मल्टी न्यूक्लिएट सेल्स है। ऐसे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट जो कि क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है वो है वोरोनिन बॉडीज। देखो बॉडीज का मतलब स्ट्रक्चर्स होता है ना, जो जैसे राइबोसोम एक बॉडी है, क्रोमोसोम एक बॉडी है, ऐसे। तो वोरोनिन बॉडी का मतलब होता है कि जो सेप्टा होते हैं, जैसे मान लो आप ये दिखाएं और यहाँ पे हमने सेप्टा दिखाया, तो सेप्टा के आसपास कुछ ग्रेन्युलर स्ट्रक्चर्स होती हैं। जहाँ सेप्टा होता है ना, सेप्टा के आसपास कुछ ग्रेन्युलर बॉडीज हैं। ग्रेन्युलर पार्टिकल लाइक बॉडीज, इनको बोला जाता है वोरोनिन बॉडीज। तो एस्कोमाइसिट्स के जो मेंबर्स हैं उनके अंदर वोरोनिन बॉडीज पाई जाती हैं। और वोरोनिन बॉडीज कहाँ पाई जाएंगी, जो आपके सेप्टा है, सेप्टा के पास में कुछ स्पेशल ग्रेन्युलर स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको वोरोनिन बॉडीज बोला जाता है। क्योंकि जो ऐसे जो बॉडीज है ना, प्रोटीन्स, जैसे आप फ्लोएम वगैरह में जाते हैं, पी प्रोटीन्स, तो ये बहुत ऐसी यूनिक से होता है ना, छोटी सी बात होती है और एक डिफरेंट सी चीज़ होती है, बस पता है तो पता है, वरना नहीं पता है। तो वोरोनिन थोड़ा ध्यान रखेंगे आप, है ना। जैसे उधर आप बेसिडियो के अंदर डोरीपोर ध्यान में रखते हैं, वैसे तो आप वोरोनिन को ध्यान में रखेंगे। देखो यार, वेजिटेटिव पार्ट से जुड़ा हुआ ही एक और शब्द आपको एस्कोमाइसिट में मिल जाता है, और वो होता है स्क्लेरोसियम। ठीक है, स्क्लेरोसियम जैसे आपने पर्टिकुलर डिजीज भी पढ़ी है एस्कोमाइसिट की, कौन सी वाली पढ़ी है? एस्कोमाइसिट, तो अर्गोटोप बाजरा जो आपने तैयार किया ना, क्लेविसेरा फ्यूजिफॉर्मिस, उसमें है स्क्लेरोसियम बनता है। अब इसमें सेकेंडरी माइसीलियम होता है प्लस कोनिडिया होता है। ये तो था, ये बाहर से डार्क होता है, अंदर से पिंकिश कलर का होता है, फिर ये सूख जाता है, नीचे पड़ जाता है मिट्टी में, फिर भीगता है, फिर इसके ऊपर स्ट्रोमा डेवलप होते हैं, फिर वहाँ पे पेरिथीसिया डेवलप होते हैं, फिर उनके अंदर एस्कल बनते हैं। तो स्क्लेरोसियम जो बनता है वो भी क्या है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, लेकिन वो क्या है, कॉम्पैक्ट हो गया। कई सारे हाइफे वो क्या हो गए, पास पास आ गए, चिपक गए, तो वो क्या हो गया, पैरेन्काइमेटस जैसा लग रहा है ना। वो पैरिनेशन के काम आते हैं, लेकिन वो रिप्रेजेंट किससे करेगा, वेजिटेटिव पार्ट को रिप्रेजेंट करता है। स्क्लेरोसियम कोई रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर नहीं होती है ना। आपको ये चीज पता होना चाहिए कि स्क्लेरोसियम बनता है वो बड़ी बात नहीं है, अर्गट में बनता है वही बड़ी बात नहीं है। बात ये कि स्क्लेरोसियम एसेक्सुअल स्ट्रक्चर है, सेक्सुअल है या वेजिटेटिव है। तो आंसर क्या है, वो वेजिटेटिव स्ट्रक्चर है, क्योंकि उसमें क्या होते हैं, सेकेंडरी हाइफे होते हैं। ठीक है ना, ठीक है। इसमें अपन थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, और अभी अपन छोटा सा पार्ट ऐड कर रहे हैं, वो है कि एसेक्सुअल साइड से देखेंगे तो यहाँ मेनली जो स्ट्रक्चर बनती है वो बनेंगी कोनिडिया। देखो कोनिडिया जो बनते हैं वो कोनिडियोफोर पे बनेंगे ना, ऑन कोनिडियोफोर। ठीक है,
तो कोनिडियोफोर के ऊपर कोनिडिया के लगने का जो तरीका है उसमें आपको दो पैटर्न मिल सकते हैं। एक तो होता है बेसिपिटल चेन के रूप में बनना, जो कि एक कॉमन वे होता है। जैसे आपने एल्बुगो पढ़ा था, तो एल्बुगो तो क्या है कि ओमाइसीड का मेंबर था, लेकिन उसमें आपने क्या देखा था कि कोनिडियोफोर होता है और इस कोनिडियोफोर के ऊपर कोनिडिया होता है ना, सबसे छोटा कोनिडिया, फिर बड़ा, फिर और बड़ा, फिर और बड़ा, ऐसे। तो ये जो सीक्वेंस होती है ना, ये यंगेस्ट है और ये ओल्डेस्ट है। तो ये जो क्रम होता है कि ये फर्स्ट था और ये लास्ट है, तो इसको बोलते हैं तलाभिसारी, कि तल की तरफ अभिसर है ये। बेसिपिटल चेन एक कॉमन तरीका होता है, जहाँ भी कोनिडियोफोर होगा उसके ऊपर कोनिडिया है वो मेनली बेसिपिटल ही लगते हैं। बट आपको ये पता होना चाहिए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है आपके लिए, कि एस्कोमाइसीड के अंदर जैसे कि मेंबर का नाम है हॉर्मोडेंड्रम और क्लेडोस्पोरियम, तो ये जो फंजाई है इनके अंदर जो चेन बनती है उसका पैटर्न रिवर्स होता है, एक्रोपिटल है वो, यानी कि ऊपर की साइड में जो सबसे छोटा है वो कट ऑफ होता है, तो बिल्कुल से रिवर्स पैटर्न हो गया। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोनिडिया ही बनेंगे, कोनिडिया कोनिडियोफोर पे ही बनेंगे, कोनिडियोफोर के ऊपर चैन में ही बनेंगे। चैन के ऊपर तरीका है वो नॉर्मली बेसिपिटल ही होता है, लेकिन कुछ एक मेंबर्स में आपको एक्रोपिटल चैन अग्राभिसारी हो जाएगा। तो वो आपको मेंबर ध्यान में रखने हैं कि वन इज हॉर्मोडेंड्रम, वन इज क्लेडोस्पोरियम, जो आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछा जाएगा। ऐसे यहाँ पे ओइडिया भी बन सकते हैं। ओइडिया को नॉर्मली आपने लिया था कि जो कल्चर कंडीशंस होती है, लेबोरेटरी कंडीशंस होती है, इन विट्रो कंडीशंस होती है, उनमें मेनली ये बनते हैं। और ये क्या होते हैं, स्मॉल साइज के होते हैं, स्मॉलर देन कोनिडिया। कई बार इनको ओइडियोस्पोर भी बोल देते हैं। ऐसे आता है क्लेमाइडोस्पोर। क्लेमाइडोस्पोर आपने स्टार्टिंग में देखा था कि ये रेस्टिंग बॉडीज होती हैं, एक प्रकार से रेस्टिंग बॉडीज होती हैं और मोटी भित्ति वाली होती हैं, थिक वॉल्ड। तो क्लेमाइडोस्पोर अलग चीज होती है, ओइडिया अलग चीज होती है, कोनिडिया मेन चीज होती है। अब आगे अपन ये देखेंगे कि कोनिडिया जो बनते हैं वो, जैसे अगर आपने देखा है कि एस्कस बनते हैं वो एस्कोकार्प में बनते हैं, और कोनिडिया बनते हैं वो भी कुछ खास प्रकार के स्ट्रक्चर्स हैं उनमें बनते हैं। तो वो कौन कौन से स्ट्रक्चर्स, उनके नाम क्या है, एग्जाम्पल क्या है, ज़्यादा अच्छी क्लास है। तो ये हायर फंजाई है, तो इनमें क्या है कि लाइफ साइकिल के अंदर कंटेंट ज़्यादा आएगा, राइट। तो वैसे सारे फंजाई ही सिंपल होते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। बट आपको क्या है कि रूटीन में चीज़ों को बहुत सही से कवर करना है, क्लास बहुत अच्छे से आपको कवर करनी होती है। देन आफ्टर आपको नोट्स बना के और काम पूरा नहीं होता है। आपको नोट्स जो बनाए, क्लास जो ली, बुक्स जो पढ़ी, उसको दोबारा से रिवाइज करना होता है।